गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत और आपका लेसन नंबर है 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक। आज हम ये लेसन करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आओ आज हम पढ़ते हैं लेसन 6। इसके अंदर अध्ययन किया गया बताया गया है कि हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। कि जो अंग्रेजी शासन था ना, उस समय भारतीय जो उद्योग था वो किस प्रकार का था और उसके क्या परिणाम थे। आधुनिक विश्व औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप पिछले अध्याय 2 में देख चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभागों के ऊपर कब्जा हुआ था और उनके व्यापार का ढांचा बदला गया था। 18वीं शताब्दी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और इन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बड़े महंगे दामों पर बेचती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था और जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण का उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के जो उद्योगपति थे भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों का विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से माल तैयार भारत के बाज़ारों में भी आने लगा और भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े वो इस अध्याय के अंदर हम अध्ययन करेंगे। कि क्या है कि अंग्रेज़ यहाँ से सस्ता माल ले जाकर और अपने को तैयार माल बड़े महंगे दामों पर बेचते थे। वो हम इन चीज़ों को हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1850 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों ने हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। शब्दों में इतिहास छिपा है। देखो, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीकी बुनाई वाले कपड़ों को मसलन मलमल कहने लगे थे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र नंबर 3 में बुक के अंदर है। आर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था वो कपड़ा खरीदने के लिए। भाई के मुताबिक उस साल के कपड़े के 5,89,000 थानों का आर्डर मिला था।
यदि आप इसी बही के पन्नों को पढ़ते तो आपको पता चलता कि सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया, यानी 98 प्रकार के कपड़ों की बुनाई की जाती थी। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। आइए अब इस बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखो। जो बुक के अंदर है, पेज नंबर 67 के अंदर है, एक बही का पेज दिया गया है, उसके अंदर विभिन्न नामों की सूची दी गई है और साथ में इनका बिल बना के दे रखा है। आर्डर दिया गया था, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें व्यापारी सींट्स, कोसा या खस्सा या बढ़ाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का छींट शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। यह छींट रंगीन फूल पत्तियों वाली छोटे छोटे कपड़े, छापे वाले कपड़े को कहा जाता था। 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियाँ, बारीकी रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा होता था। इंग्लैंड से रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे, जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से बनाया जाता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिसमें नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। आगे आता है यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया गया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम कहा जाने लगा था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी लगाना चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस कदम को इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन केसी शिपनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। जो शिपनिंग जेनी थी, ये सूत काटने वाली मशीन थी। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया और बहुत सारा काम बेहद सस्ती कीमत पर तैयार हो सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा था। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही थी। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से ही कपड़ा खरीदने लगी थी, यानी उन्हीं का पैसा उन्हीं की चीज़। तो ये था हमारा आज तक का लेसन। आगे इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना लेसन आपको एक बार पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।